नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। प्रेसिडेंट के पावर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहा हूं और उसी के क्रम में आज तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। पिछली वीडियो में मैंने इम्पीचमेंट बताया था और पार्डनिंग पावर के बारे में बात करा था और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात किया था। आज उसी के क्रम में इमरजेंसी के प्रोमलगेशंस के पावर के बारे में बात करूंगा। पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। Provision relating to emergency under the part 18 from article 352 to 360 इसके बारे में बात किया गया है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां फेडरल नेचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैंने आपसे कहा था कि दिस प्रोविजन हिट्स द फेडरलिज्म। ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रावधान है, इमरजेंसी के जो प्रोविजन है, ये हमारे फेडरलिज्म को हिट करते हैं। और मैं जब फेडरलिज्म पढ़ा रहा था तो वहां पे इसका काउंटर आर्गुमेंट मैंने आपको दिया था। बाबा साहब ने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स चेंज इनटू द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द urgency, because of the emergency, because of the contingency। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को ये चेंज कर लेता है। अमीबॉयड स्ट्रक्चर है इसका। परिस्थितियां बदली तो फेडरल फॉर्म से यूनिटी फॉर्म में, और यूनिटी फॉर्म से अगेन जब वो सर्कमस्टांसेस नहीं रह गई तो पुनः वो अपने फॉर्म को गेन कर लेता है। और मैं फेडरल पढ़ाते समय ये भी बताया था कि देयर इज नो डाउट फॉर द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फार, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये प्रोविजन जो है फेडरलिज्म को प्रभावित करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, ये अर्जेंसी की कंडीशंस हैं। इमरजेंसी इज नोवेयर डिफाइंड। द टर्म इमरजेंसी, इसे डिफाइन नहीं किया गया है इमरजेंसी है क्या। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन है जो इमरजेंसी की है और प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाई होते हैं, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, किस बात के लिए सेटिस्फाइड है? इफ देयर इज अ अर्जेंसी, देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी। द टर्म नॉट ओनली द इमरजेंसी, द टर्म मेंशन इन आर्टिकल 352 ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट। जब कोई ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है, जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं इस बात से, और किस बात की ग्रेव इमरजेंसी है? फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। भारत की सुरक्षा या उसके किसी भाग पर ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है और ऐसी सिक्योरिटी और टेरिटरी
जो है वो थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। प्रेसिडेंट may make proclamation, प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेमेशंस कर सकते हैं। और उसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो ये स्पष्ट करता है कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्चुअल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो यहां पे ये बात बहुत ही क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि इमरजेंसी को जो प्रोक्लेम किया जाएगा वो बाय द प्रेसिडेंट किया जाएगा, यानी प्रोक्लेमेशन का जो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन का जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो आपके पार्ट 18 में और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 में मेंशन किया गया है। और यहां पे मैंने आपसे कहा कि जब प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड है, किस बात से सेटिस्फाई है कि कोई ग्रेव इमरजेंसी, आप देख रहे हैं इमरजेंसी इटसेल्फ अ ग्रेव इन नेचर, और वहां पे क्या है, ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। कभी कभी बेयर पढ़ना बड़ा काम का हो जाता है। मैं सिर्फ आपसे यही प्रश्न बना करके पूछ लूं कि इफ देयर इज अ इमरजेंसी एग्जिस्ट और ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, विच टर्म इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि इफ देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, और यहां पे इससे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ टेरिटरी, इज थ्रेटेंड। ये क्या हो चुकी है, थ्रेटेंड है। और ये जो सिक्योरिटी या उसका कोई भाग थ्रेटेंड किस बात के लिए है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो यहां पे पहली चीज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, और यहीं पे आप क्लियर करिए। ये जो बात आई है यहां पे, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस वर्ड्स को लाया गया और इसे सब्स्टिट्यूट किया गया किस वर्ड से? दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। यहां पे आंतरिक अशांति शब्द को जो है वो प्रतिस्थापित किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वहां पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। तो जब प्रेसिडेंट को इस बात से सेटिस्फैक्शन होता है कि भारत की सुरक्षा या उसके किसी भाग पर क्या है, खतरा है, आशंकित खतरा है, बोलो भैया, और किस आधार पर है, वॉर के आधार पर है, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर है, या वॉर आर्म्ड रिवेलियन के आधार पर है, तो इस बात की घोषणा उनके द्वारा की जा सकती है। लेकिन यहां पे इनके द्वारा जो प्रोक्लेमेशन किया जाएगा, इमरजेंसी को जो 352 में प्रोक्लेम किया जाएगा, ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको कहां पे है, ये 352 में, और 352 में
1 to क्लॉज 9 कितने क्लॉज बताए गए हैं? 1 से लेकर के 9 तक क्लॉज आपको मेंशन किए गए वहां पे। तो यूपीएससी वालों क्लास पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सारे फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स और कौन कौन सी बातें यहां पे बताई गई। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पे इनका जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन ये जरूरी नहीं कि एक्चुअल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन एग्जिस्ट करे। बिफोर दैट इफ देयर इज अ इमिनेंट डेंजर, यदि कोई आशंकित खतरा है, यदि इस बात से वो सेटिस्फाई है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा तब वो ऐसा प्रोक्लेमेशन हो सकता है। नो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। ये एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है, बिफोर द एग्जिस्टेंस, बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द एक्चुअल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, इसके आधार पर ऐसा प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन कैसे? इनके अपने द्वारा नहीं, ये इन राइटिंग। क्या है? इन राइटिंग। वन द कैबिनेट, कौन बेटा? 352 में, 352 में पहली बार कैबिनेट वर्ड का यूज हुआ है, द फर्स्ट टाइम। जनरली आप क्या देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट इन आर्टिकल 352 में वर्ड जो यूज हुआ है वो कैबिनेट वर्ड यूज हुआ है। तो कैबिनेट ने जो कम्युनिकेट किया है इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट फॉर सच प्रोक्लेमेशन, ऑन दैट यहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा प्रोक्लेमेशन किया जाएगा। ये किसका कम्युनिकेशन है? कैबिनेट का। और ये जो 75 में बताया गया है। और कैबिनेट, मैंने आपसे बताया था कि जो मंत्री हैं आपके, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ ब्रॉडर टर्म देन दैट ऑफ द कैबिनेट। इसका मतलब ये है, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और ये कौन है? आपके कैबिनेट। ये हम लोग पढ़ेंगे और सर के वीडियो में ये जरूर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से सर ने इस बात को समझाया। तो यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बड़ा टर्म है और यहां पे कैबिनेट। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपको ये बताया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बता दिया गया ना कि आपके यहां जो आपका लोअर हाउस है उसके 15% कौन हो सकते हैं? मिनिस्टर हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। बोलो बेटा। तो 15% यानी लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका 15%, राज्य विधानसभा के कुल सदस्य जो हैं उनके 15%, उससे अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। और ये बात डिसाइड कर दी गई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो सारे मंत्री मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बोलो भैया। तो यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं की गई, यहां पे किसकी बात किया गया है? कैबिनेट, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो इनके द्वारा जो कम्युनिकेशन इसके बारे में कम्युनिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट को फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन राइटिंग। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ओरल नहीं, कैसे जाएगा ये? इन राइटिंग वर्ड। ऐसे छोटे छोटे शब्द ही प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहां पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो हुआ नहीं होता है, वो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकालेंगे। तो इन राइटिंग इन्हें कम्युनिकेट किया गया है टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इसे क्या कर सकते हैं? प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी? देयर आर 3 ग्राउंड्स। 3 ग्राउंड्स क्या है आपके पास? वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है एंड आर्म्ड रिबेलियन है। इसके पहले क्या था? 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 के पहले जो ग्राउंड था वो क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था, सशस्त्र विद्रोह। शब्द जो है, बोलो भैया, सशस्त्र विद्रोह, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। रेबेलियन वर्ड समझ में आता है आपको ना?
है ध्रुव, आर्म्ड रिबेलियन। तो इस आधार पर इसे क्या किया जा रहा है, इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा रहा है। और ये पावर किसके पास है प्रोक्लेमेशन का, इन्हीं के पास है। A proclamation issued under the clause 1 may be varied or revoked by the subsequent proclamations। और यहां पे जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है बाय द प्रेसिडेंट, इट कैन बी वेरिड और कैन बी चेंज्ड और कैन बी रिवोक्ड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। यानी ये दूसरा उद्घोषणा करके ऐसी इमरजेंसी को क्या किया जा सकेगा, रिवोक किया जा सकेगा या चेंज किया जा सकेगा, वेरी किया जा सकेगा। और जब आप क्लास 9 पढ़ते हो तो वहां पे यह बताया गया है कि इमरजेंसी जो प्रोक्लेम किया गया है किसी एक ग्राउंड पर किया गया है, उसके एग्जिस्ट रहते हुए भी किसी दूसरे ग्राउंड पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम्ड किया जा सकता है। सपोज आपने वॉर के आधार पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है, अगेन आप आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर फिर से क्या कर सकते हो। तो वहां पे ये सीधे बता दिया गया कि दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, वो एक से अधिक ग्राउंड्स के आधार पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने से नहीं निवारित करता है, नहीं रोकता है। इसका मतलब एक इमरजेंसी, एक ग्राउंड्स के आधार पर इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम्ड है तो दूसरे के आधार पर किया जा सकता है, तीसरे के आधार पर किया जा सकता है, या मोर देन वन ग्राउंड्स पर ऐसा प्रोक्लेमेशंस किया जा सकता है। बोलो बेटा। चलो, तो मैंने आपसे कहा कि ये प्रोक्लेमेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कैबिनेट्स की इन राइटिंग उन्हें क्या ना मिले, इस बात की सूचना ना दी जाए। क्लियर है आपका। और ये जो प्रोक्लेमेशन है सेल सीज टू ऑपरेट, ये क्या हो जाएगी, ये सेल सीज टू ऑपरेट, समाप्त हो जाएगी। द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ, कब हो जाएगा, द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी ये जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को क्या किया है, प्रोक्लेम किया है, ये क्या हो जाएगी, दिस इमरजेंसी विच वॉज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट। बोलो बेटा, प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट सेल सीज टू ऑपरेट, ये क्या हो जाएगी, सीज टू ऑपरेट, सीज कर जाएगी। कब, यदि 1 महीने के भीतर दोनों सदनों के द्वारा, किसके द्वारा, एलएस एंड आरएस, इसके अप्रूवल का रेजोल्यूशन नहीं आ जाता है कितने दिन के भीतर। इसका मतलब ऐसी इमरजेंसी जो प्रोमलगेट किया गया है, इसका अप्रूवल कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए। और यदि 1 महीने में यदि उसका अप्रूवल नहीं किया गया, दोनों सदनों के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके उसे अप्रूव नहीं किया गया, तो सेल सीज टू ऑपरेट, 1 महीने के बाद ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी 1 जनवरी को यदि ऐसा इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है तो 1 फरवरी 1 मंथ में क्या हो जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए विद इन 1 मंथ। अदरवाइज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 1 मंथ ये क्या हो जाएगा, सीज कर जाएगा। इज इट क्लियर, नहीं हुआ, हो गया। चलिए, इन केस मान लीजिए कि इसका अप्रूवल लोकसभा के द्वारा नहीं किया गया और लोकसभा विद इन 1 मंथ क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई।
ऐसा भी तो हो सकता है उसका विघटन हो गया है या उसका टेन्योर खत्म हो गया। तो जब ऐसी लोकसभा बिना अप्रूव किए हुए डिसॉल्व हो गई है तो उसका अप्रूवल कौन कर देगा? राज्यसभा कर देगा। बोलो बेटा। और वो क्या हो जाएगी? कंटिन्यू हो जाएगी। बट आफ्टर reassembling or reconstitute of the Lok Sabha on the first sitting, from the first sitting within a 1 month, फिर कितना? 1 मंथ में उसके अप्रूवल का उसे क्या करना होगा? रेजोल्यूशन पास करना होगा। मेरी बात आप समझ पाए? मैंने आपसे क्या कहा कि यदि प्रोक्लेम्ड है तो कितने दिन के भीतर इसे अप्रूव्ड हो जाना चाहिए? 1 मंथ। और 1 मंथ के बाद यदि नहीं हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? सीज कर जाएगा। और यदि मान लीजिए 1 महीने के पहले ही लोकसभा आपकी भंग हो गई है, डिसॉल्व हो गई है और लोकसभा से वो पास नहीं हो पाया है तो राज्यसभा उसे क्या कर देगा? पास कर देगा। और जब पुनः ये संवेद होगी पहले सिटिंग से 1 महीने के भीतर इसे क्या करना होगा? अप्रूव करना होगा। और अगेन यदि 1 महीने में यदि ऐसा लोकसभा के द्वारा उसका अप्रूवल का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो अगेन ये क्या कर जाएगा? सीज टू ऑपरेट कर जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो अब जरा देखिए आप 1 महीने ये और किसी भी 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 मंथ्स होता है। मैक्सिमम ये हो गया। तो 1 महीने ये, 6 महीने ये और 1 महीने ये। ठीक है ना? ऐसा हुआ? तो इनके बिना अप्रूवल के वहां तक जा सकती हैं या सानो? अदरवाइज नहीं। चलिए मान लीजिए कि रेजोल्यूशन अप्रूवल का पास हुआ है, ऐसा अप्रूवल का रेजोल्यूशन आया हुआ है तो अप्रूवल से इसे 6 महीने क्या कर दिया जाएगा? एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऐसी जो इमरजेंसी होगी वो कितने? 6 महीने। और 6 महीने के भीतर यदि इसे अगेन अप्रूव कर दिया गया तो फर्दर ये 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगी? एक्सटेंड कर जाएगी। और ये प्रक्रिया आपके कंटिन्यू हो सकती है जब तक कि ऐसी सिचुएशन क्या कर रही है? बिलोंग करती है। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? मैंने आपसे क्या कहा कि देयर इज नो टाइम लिमिट। यहां पे कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि उसे कितनी बार किया जा सकता है, जैसा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे कुछ निर्धारित समय है, समय अवधि है, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। और यहां पे ऐसा रेजोल्यूशन पास कर करके विद इन 6 मंथ आप उसे 6 मंथ के लिए क्या कर सकते हो? आगे बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। और जब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ऐसा अप्रूवल नहीं है, तो 6 महीने के बाद से वो क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ पाए? यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके? चलिए, यहां पे जो अप्रूवल का जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है वो रेजोल्यूशन किस मेजॉरिटी से पास होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है। किस मेजॉरिटी से जाना है? स्पेशल मेजॉरिटी से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? उस सदस्य के, उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत जो प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजॉरिटी से कम ना हो, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। यानी लोकसभा में है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 विच इज नॉट लेस देन दैट ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस। एंड अगेन इन आरएस में देखोगे तो यही है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी एंड टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, राज्यसभा। इससे इसका अप्रूवल होने वाला है।
तो ये मेजॉरिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। और इसे सिंपली आप देख लीजिए, ये क्या है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, और ये क्या है आपका, तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, majority of the total members and 2/3 of present and voting। मैं आपको इम्पीचमेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं बताया था, ये बात यही क्लियर कर लीजिए। वहां पे बताया था कि जो रेजोल्यूशन पास होगा वो उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 से है। यहां पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है, जितने लोग प्रेजेंट हुए हैं और जितने लोग वोट करे हैं उनका 2/3, और उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, ठीक है ना। यदि आप एलएस की बात देख रहे हो तो जितने टोटल मेंबर्स है डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज द मेजॉरिटी। आरएस में जा रहे हो तो टोटल मेंबर्स डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज द मेजॉरिटी। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग उससे कम है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से आपको, यस और नो, डन। तो पहली चीज मैंने आपको बताया, ये जो सामान्य और छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मेजॉरिटी से ऐसा रेजोल्यूशन पास होगा, किसके रिटर्न कम्युनिकेशन से ऐसा प्रोक्लेमेशन दिया जाएगा, तो कैबिनेट के दिया जाएगा। किन ग्राउंड्स के आधार पर इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम की जा सकती है, क्या एक से अधिक आधारों पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है, आंसर इज यस। क्या प्रेसिडेंट के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन किया गया है उसे वेरी किया जा सकता है या उसे रिवोक किया जा सकता है बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, आंसर इज यस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, बोलो भैया। चलिए अब यहां पे यदि लोकसभा, यानी यदि लोकसभा के बारे में यदि बात करें तो कहता है कि वह अपने कम से कम 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित, यानी साइंड, कितना 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा विद राइटिंग, राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट को तब जब सत्र में नहीं है और जब सत्र में है तो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा की विशेष बैठक बुलाकर सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ऐसे प्रोक्लेमेशंस को अप्रभावी किया जा सकता है, डिसअप्रूव किया जा सकता है। तो यहां पे जो टोटल मेंबर है वो कितना है 1/10। इन राइटिंग यदि इस बात की सूचना उन्होंने किसको दिया हुआ है, प्रेसिडेंट को जब सेशन में नहीं है और स्पीकर को जब वो सेशन में है, और विद इन 14 डेज उन्हें स्पेशल सिटिंग्स करानी होगी और स्पेशल सिटिंग्स में उसे क्या किया जा सकता है, डिसअप्रूव किया जा सकता है। क्लियर है? अब इमरजेंसी के कुछ इंपैक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, इमरजेंसी के इंपैक्ट है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई जो मैं आपसे बता रहा था कि इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या हैं, और मैंने आपसे बताया कि उसे क्या किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस आधार पर उसका अप्रूवल हो सकता है और किस आधार पर उसका डिसअप्रूवल किया जा सकता है, किस आधार पर वो ऑपरेटिव नहीं हो सकती है। तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि राष्ट्रपति उसे रिवोक कर दे रहे बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। दूसरा ये है कि सदन के द्वारा उसे अप्रूव नहीं किया गया, यानी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास किया गया, तब भी वो रिवोक कर जाएगा। तीसरा कि 1/10 मेंबर जो है इन राइटिंग बाय द सिग्नेचर,
यदि वो उसका डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तब भी उसका क्या हो जाएगा, निरानुमोदन हो जाएगा। या लोकसभा नहीं पास किया है 1 महीने में, वो डिसॉल्व हो गई है विद इन 1 मंथ, और 6 महीने बाद वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है या रीअसेंबल्ड होती है और उसके 30 दिन के भीतर उसने उसे अप्रूव नहीं किया है, तब भी वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये सारे ग्राउंड्स आप देख रहे हैं और आपको क्लियर होना चाहिए कि किन किन ग्राउंड्स के आधार पर वो क्या हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। इन सारे आधारों पर वो क्या हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट। इज इट क्लियर? तो इसके जो इंपैक्ट है जब इमरजेंसी को लागू किया जाता है तो इमरजेंसी के लेजिस्लेटिव इंपैक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव पड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स पर प्रभाव पड़ता है, एग्जीक्यूटिव पावर, और फाइनेंशियल पावर पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। मैंने आपसे कहा कि ऐसी यदि अर्जेंसी, ऐसी कोई कंटीजेंसी यदि बिलोंग करती है तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो चेंज हो जाता है। किधर आ जाता है, फेडरलिज्म की तरफ, फेडरल हो जाता है। और जानते हैं जब आप 355 पढ़ते हो तो वहां पे ये सीधे लिखा हुआ ना, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इंपोज किया गया है टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन। सीधे सीधे मेंशन किया गया है, मार्जिनल हेड में वहां पे देखेंगे। तो ये ड्यूटी किसकी है, यानी यदि स्टेट को कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, स्टेट में कोई आर्म्ड रिवेलियन हुआ है, तो उसे प्रोटेक्ट करने की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी किसके ऊपर इंपोज की गई है, सेंटर के ऊपर। तो 355 इस बात को इंश्योर करता है, इस प्रोविजन को, क्योंकि स्टेट के पास वो रिसोर्सेस नहीं होते, वो मीन्स नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर सकता है। और आपको पता है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उसके पहले इंडिया में बहुत सारे डिसाइसिव फैक्टर्स काम कर रहे थे, यानी इंडिया को बांटने का काम कर रहे थे। यानी लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर, रीजनलिज्म के ग्राउंड्स पर, रिलीजन के ग्राउंड्स पर, ये जो डाइवर्सिटी थी इसे मेंटेन करना, इससे कंपैक्ट और इंटैक्ट करना, और इसके लिए सेंटर को स्ट्रांग बनाना। क्योंकि आपने उसके पहले देख लिया था ना, आपने जूनागढ़ की स्थिति को देखा था, आपने हैदराबाद की स्थिति को देखा था, आपने जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति देखा था कि जिनके पास थोड़ा सा भी संबल है वो किसी तरीके से अपने आप को मोल्ड नहीं करना चाहते थे, किसी तरीके से अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर नहीं करना चाहते। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, हिस्टोरिकल कंडीशंस। तो संविधान तो उसी का परिणाम होता है ना, उसी की परिणति होती है। और ये सारी चीजें हमने देख लिया था। तो ऐसे डिसाइसिव फोर्स को कंट्रोल करने के लिए सेंटर को क्या बनाया आपने, स्ट्रांग बनाया। और सेंटर को स्ट्रांग बनाया तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में प्रोटेक्ट करने का पावर किसको दिया आपने, सेंटर को दिया। अब इसे जो टैकल करेगा, जो होल्ड करेगा, जो लीड करेगा, वो कौन करेगा, सेंटर करेगा स्टेट को। और ये वैभीम नहीं है, सनक नहीं है, ये अपनी मौज नहीं है, ये सीधे सीधे उसके ऊपर कैसी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए यहां पे कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं जो इमरजेंसी के दौरान लाए गए हैं। ऐसे प्रोविजन जो है उन्हें क्या करते हैं, ओवर पावर करते हैं। और ये कब तक है, जब तक ऐसी सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जैसे ही सिचुएशन समाप्त वैसे ही वो फिर से अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ प्रभाव जो है आप देखिए जरा। एक तो लेजिस्लेटिव जो इफेक्ट है आपका, लेजिस्लेटिव इफेक्ट,
ये विधायी जो प्रभाव है उस पर क्या पड़ रहा है? आप लोगों ने सेंटर और स्टेट रिलेशन देखा है। ये कौन है और ये कौन है आपका? बोलो बेटा, ये कहां पे है आपके, किस भाग में है? भाग। और ये कहां है आपका? और इनके रिलेशन, सेंटर और स्टेट रिलेशन कहां है आपस में? ये 1 में है आपका। यही तो है आपका। आप जरा देखो, ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है और इसी सेंटर स्टेट रिलेशन में तीनों रिलेशन है आपके पास, है या नहीं है? यहां पे पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन, ये है या नहीं है आपके पास? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है आपका 245 से लेकर के 254, तो उसमें जो आर्टिकल आपका 250 है, आर्टिकल 250, ठीक है, ये आपका 250 इस बात को मेंशन करता है, किस बात का, कि जब आपके यहां नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगी। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर तो आपका यही है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है? 246 में यह बताया गया है कि जो लिस्ट बताई गई है 7th शेड्यूल में, 3 लिस्ट है आपके पास, और तीनों लिस्ट में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पर लॉ जो बनाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर जो लॉ बनाएगा वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट पर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर दोनों लॉ बनाएंगे। तो इन नॉर्मल कंडीशन यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट, स्टेट पर स्टेट लेजिस्लेचर और कॉन्करेंट पर दोनों। उसका जो डेविएशन है वो ये है 250, और वो कब डेविएट हो रहा है ये मेंशन करता है 352 पर। तो कहता है कि जब 352 के आधार पर यदि आपके यहां नेशनल इमरजेंसी प्रोमलगेट की गई है, किस आधार पर? 352 में यदि आपकी नेशनल इमरजेंसी प्रोमलगेट किया गया है, तो 250 कहता है कि ऐसी स्थिति में जो स्टेट लिस्ट है, कौन सी स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का पावर किसके पास आ जाएगा? किसके पास? इज इट क्लियर? मैं आपसे क्या बता रहा था, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे यही बताया है कि ये जो आर्टिकल 246 है बेटा, 7th शेड्यूल है आपका, और 7th शेड्यूल जो है इसमें 3 लिस्ट हैं आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यही है। इस पर यह सामान्य बात है, इस पर लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। इस पर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और इस पर लॉ कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है तो स्टेट लिस्ट पर लॉ कौन बनाएगा? उस पर लॉ बनाने का पावर जो है वो किसको मिल जाता है? पार्लियामेंट को भी मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो ये लेजिस्लेटिव इंपैक्ट है कि वो स्टेट लिस्ट पर 250 इस बात को मेंशन करता है, 250, कि यदि आपके यहां नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है तो उस पर लॉ बनाएंगे। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट को ये पावर मिल गया। तो पहला इंपैक्ट तो ये हुआ, ये चेंज हो गया कि यानी राज्य सूची पे जो भी विषय है हम उस पर कानून कौन बना सकता है। ये कब तक की बात हो रही है? जब वो सिचुएशन और ऐसी अर्जेंसी और ऐसी कंटिजेंसी और ऐसी इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला प्रभाव ये हुआ आपका, इस पर लॉ बना सकते हैं। एंड अगेन
जो लोकसभा है आपकी, लोकसभा के टेन्योर को 1 ईयर तक रेजोल्यूशन पास करके बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकेगा? आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में यह बात मेंशन की गई है। कहां पे यह बात बताई गई है? आर्टिकल 83 में आप देखिए, और वहां पे लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है? बोलो बेटा। मिल गया ना प्रोवाइजो? वहां पे 1 ईयर क्या किया जा सकेगा? उसे एक्सटेंड किया जा सकेगा। और यदि ऐसी इमरजेंसी नहीं रहेगी तो 6 महीने से ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता है, नहीं 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वो सिचुएशन यदि समाप्त हो गई तो 6 महीने से ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 83 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में ये बात भी मेंशन कर दिया गया। तो आर्टिकल 250 देखा आपने, और दूसरा आर्टिकल मैं आपको क्या बता रहा हूं? 83 क्लॉज 2 और इसका प्रोवाइजो। और ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आप बेयर खोल करके इस बात को पढ़ें, ठीक है ना? तो फैक्ट्स तो दिमाग में होना ही चाहिए। आर्टिकल यदि दिमाग में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन फैक्ट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये है कहां, इस बात को आप अपने से इंश्योर कर सकें और अपने आप से इसे फाइंड आउट कर सकें, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे। तो 250 हो गया और 83 का क्लॉज 2 हो गया। ओके। और जब एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे उस पर क्या इंपैक्ट है, तो एग्जीक्यूटिव पावर पर जो इंपैक्ट है वो 353 में बता दिया गया है। 353 की क्लॉज 1 में ही मेंशन किया गया है। बोलो बेटा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 353 के क्लॉज 1 में ही बताया था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग द डायरेक्शन, यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड, बढ़ जाएगा, टू गिव द डायरेक्शंस टू एनी स्टेट, किसी राज्य को, as to manner in which the executive power thereof is to be exercised. What would be the manner? किस तरीके से राज्य को अपने कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करना है, इसका डायरेक्शन जो है वो एग्जीक्यूटिव यूनियन के द्वारा दिया जा सकता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इसका मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है उसका जो विस्तार है वो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति पर क्या हो जा रहा है? विस्तारित हो जा रहा है। कि आप अपने इस पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज करोगे, व्हाट वुड बी द मैनर, मोड क्या होगा, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, इस बात को डायरेक्ट किया जा सकता है। और यह बात कहां बताई गई है? 353 में बता दिया गया है। तो ये क्या है? एग्जीक्यूटिव इंपैक्ट और इफेक्ट है। ठीक है, बोलो बेटा। और अगेन फाइनेंशियल पावर, तो मैं आपसे फाइनेंशियल पावर के बारे में, सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में बता रहा था। तो सेंटर और स्टेट रिलेशन में जो फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर और स्टेट का, ये अफेक्टेड हो जाता है। कब हो जाता है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी। While proclamation of emergency by the president, direct that or any of the provision of article, any of the provisions of articles 268 to 279, 268 टू 279, 268 से लेकर के 279 79 तक के जो प्रोविजन है ऑफ अ सच पीरियड, नोट करिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ अ सच पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग
in any case beyond the expiration of financial year in which such proclamation cease to operate. क्लियर है? मैंने आपसे कहा कि जिस फाइनेंशियल ईयर में ऐसी इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट हुई है, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा। यानी जो फाइनेंशियल रिलेशन है, बोलो। और हमारे यहां का जो फाइनेंशियल ईयर है मार्च, तो उस फाइनेंशियल ईयर के आगे नहीं, फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाएगा। मान लीजिए कि 2024 में आपकी इमरजेंसी क्या हो गई, सस्पेंड हो गई है, अप्रैल में हो गई, जून में हो गई, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के आगे ये इफेक्टिव नहीं होगा। और प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर के द्वारा ऐसे प्रोविजंस को स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि उनका इफेक्ट क्या होगा, वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, जो आर्टिकल 268 से लेकर के 279 में मेंशन्ड है, एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। और ये कहां के आगे नहीं जा सकते? ये क्वेश्चन अभी प्यारा सा क्वेश्चन आपका बनेगा प्रीलिम्स एग्जाम में, तो कहां पे नहीं जा सकता है, किस फाइनेंशियल ईयर के आगे? जहां पे ऑपरेशन टू सीज हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है ना, एक्सटेंड नहीं होगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं 268 से लेकर के 279 तक के जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो भी क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। और ये जो ऑर्डर में बताया गया है प्रेसिडेंट के, जो भी स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग ये लागू होंगे। जनरली आपने देखा हुआ है कि हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितना फाइनेंस स्टेट को मिलना है और कितना फाइनेंस जो है वो सेंटर को एलोकेट होने वाला है। 280 में जो फाइनेंस कमीशन आपका, नेशनल फाइनेंस कमीशन 280 में बना हुआ है और ये एलोकेट करता है। अब जीएसटी काउंसिल भी आपका 279A में बना हुआ है, तो जीएसटी कितना एलोकेट होगी सेंटर और स्टेट्स में, है ना। तो ये रिलेशन सस्पेंड होंगे। मैंने आपसे लेजिस्लेटिव इफेक्ट बताया कि यदि स्टेट का जो लेजिस्लेटिव इफेक्ट है और स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का पावर किसके पास चला जा रहा है, पार्लियामेंट के पास। लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने का पावर किसके पास चला गया, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकता है। और जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो फाइनेंशियल रिलेशन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या किया जा सकेगा, स्पेसिफाइड किया जाएगा कि ये प्रोविजन किस तरीके से मेंशन किए जाएंगे, उनका इफेक्ट क्या होगा, वो किस तरीके से लागू होंगे। और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हैं आपके स्टेट के, और जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस विच इज गिवन बाय द सेंटर, कि किस मैनर में उनको प्रयोग किया जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। आपने देखा इतना प्रोविजन क्लियर है यहां तक? अब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पर क्या इंपैक्ट आता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये तो मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट और इंपैक्ट आता है ना। मैंने आपसे बताया था कि जो ग्राउंड दिए गए हैं आपके यहां, पहला कौन सा है, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और क्या है,
आर्म्ड रिबेलियन। तो कहता है कि यदि फर्स्ट 2 ग्राउंड के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी प्रोमलगेट की गई है, किस ग्राउंड पर? फर्स्ट 2 ग्राउंड्स, यानी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ऐसे में आर्टिकल 19 जो है 19 सस्पेंड नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है। ये शब्द मत भूलिएगा। क्या हो रहा है बेटा? सस्पेंड। यस, सस्पेंड हो रहा है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड। इसका मतलब स्वतः क्या हो गया ये? और ये देख रहे हैं आपका, इसमें क्या बताया गया है? आपके 6 बातें बताई गई है ना। आर्टिकल 19 1 A B C D E F गायब हो गया है, G। यही तो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सस्पेंड। ठीक है ना, भाषणबाजी करने का अधिकार खत्म हो गया है आपका। पीसफुल असेंबली करने का राइट क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का राइट्स आपका सस्पेंड। कहीं भी जाने और भ्रमण करने का जो अधिकार है आपका, ये समाप्त हो गया है। कहीं भी जाने, निवास करने यानी रिजाइड करने का जो राइट्स है, ये आपका सस्पेंड हो चुका है। और जी जो है, कोई भी ट्रेड करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इट इज योर फंडामेंटल राइट, एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड बिजनेस इज योर फंडामेंटल राइट, है ना। और आपने जो है ऐसा कोई बिजनेस करा हुआ है और आपके यहां नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो गई है, नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो गई है, तो ये राइट क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। ये बिजनेस नहीं कर पा रहे आप ना, और ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे कि आप मेरे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है। यानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इंडेंजर है, थ्रेटेंड है, और आपको बिजनेस का फंडामेंटल राइट लेकर के चलना है। तो इस बात को समाप्त कर दिया गया कि ये आपका राइट्स क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया है। और इसका फायदा और भी है, देखिए जरा, मान लीजिए इसे एग्जीक्यूट ना कर पाए, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कहा गया है ना, कॉन्ट्रैक्ट में विद इन अ टाइम यदि उस चीज को फुलफिल नहीं किया गया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। ए और बी के बीच में यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो ये क्या हो जाएगा आपका? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चूंकि इमरजेंसी लग जाने से ये बिजनेस हो नहीं सकता है, तो आपको लायबल बनाया जा सकता था कि नहीं बनाया जा सकता था? कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि आपने उसको फुलफिल नहीं करा। बोलो बेटा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया। क्या हो चुका है यहां पे? ये फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब यहां पे अब वो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल भी है तो आपका राइट भी नहीं, वो सस्पेंडेड है। क्या है? सस्पेंडेड है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए हैं, तो बोलना कम करो, है ना। हाँ, कबीरदास का दोहा है ना। अभी कल हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर यही भाषण देके गए हैं ना, है। हाँ, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करना है, यही प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है? यही प्रोपोर्शनैलिटी है। हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दिस टू। चलें आगे। तो वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर हो गया आर्टिकल 19, और ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है। और ये बात जो बताई गई वो कहां पे बताई गई है? 358 में बताई गई है भाई साहब, 358 में। और कहते हैं और भी फंडामेंटल राइट जो है वो परेशान कर रहे हैं, तो क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी है और कह रहे हैं कि हम मंदिर में ही पूजा करेंगे। ऐसा बोला जा सकता है ना भाई, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ जो आपका इनर कंसाइंस है,
फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस है आपको, और फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। तो अब आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए बात करना चाहते हो, नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है ना। आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हुआ है, बाकी तो फंडामेंटल राइट आपके पास सही है। कह रहे नहीं हम मंच पे भाषण करेंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे, कोई भी हो सकता है XYZ, या हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बोलो भैया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। और ये बात जो बताई गई है वो कहां पे बताया गया है, 359 में बताया गया है, 359 में बता दिया गया है। बात समझ रहे हैं। अदर फंडामेंटल राइट्स को यदि करना है, सस्पेंड करना है, तो बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक बात जोड़ी गई इसमें, और यह बता दिया गया, क्या बताया गया बेटा, कि ये देख रहे हैं आप, ये और ये, इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़ करके एक्सेप्ट 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 359 while there is existence of the national emergency। ठीक है ना। तो अभी तक जो है वो 3 बार इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज हुई है आपकी, चाइना के वॉर के समय, बांग्लादेश के वॉर के समय, और एक बार इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो नेशनल सिक्योरिटी आपकी इंडेंजर्ड थी उस समय, जब चाइना के साथ 62 में आपका चाइना के साथ वॉर हुआ है। 71 में आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके साथ आपका वॉर हुआ था। ठीक है। एंड अगेन इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज जो भी रहे हो उस समय, उनके आधार पर, और फिर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस वर्ड्स को ही समाप्त कर दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन किया गया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। मैं आपसे 2 मिनट में बात कर लूं इस पे, जो चीजें हैं मैंने आपसे क्या कहा, ये काम कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। कौन करेंगे, ये उनका पावर है। लेकिन ये प्रेसिडेंट का जो पावर है, इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इट इज अ सब्जेक्ट टू द कम्युनिकेशन इन अ राइटिंग, जो किसके द्वारा दिया गया है, यूनियन कैबिनेट्स के द्वारा जो दिया गया है इनको। बोलो बेटा। यस। और इन राइटिंग में गया, इसका जो प्रोक्लेमेशन हो रहा है उसको विद इन 1 मंथ क्या हो जाना चाहिए, विद इन 1 मंथ इससे अप्रूव होना चाहिए। किसके द्वारा, ये LS एंड RS। और यदि मान लीजिए कि ये डिसॉल्व हो गया तो कहां तक जाएंगे, 6 मंथ तक। कहां पर, 6 मंथ तक। और जब पहली सिटिंग हुई है तो वहां से कहां तक चलेंगे, 1 मंथ तक। और यहां पे ये अप्रूव हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। वो क्या हो जाएगा, तो 1 महीने में इनके सामने रख दो भैया, अप्रूव हो जाए। और यदि ये इसी 1 महीने में डिसॉल्व हो गए हैं तो 6 महीने ये हो सकता है, और फिर पहली सिटिंग से 1 महीने तक ये अप्रूव हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि इनका जो ग्राउंड्स है, ये किस ग्राउंड पर दिया जा सकता है, तो वॉर के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, और आर्म्ड रिबेलियन। और फिर मैंने आपसे बताया कि ये शब्द जो था ये सब्स्टिट्यूट किया गया। इसके पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, और इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 1978 में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब यहां पे क्या हो गया,
आर्म्ड रिबेलियन हो गया। आ गया बेटा। मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट के द्वारा इस प्रोक्लेमेशन को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है और रिवोक भी किया जा सकता है बाय द सब्सिक्वेंट, ठीक है, इसका रिवोकेशन होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि यहां पे जो एलएस है और जो आरएस है इनकी मेजॉरिटी क्या है, तो स्पेशल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन आपका क्या हो जाना चाहिए, पास होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए उसके अप्रूवल के लिए, ठीक है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन किया गया है इमरजेंसी का, वो 1 ग्राउंड्स पर हो सकता है और मोर देन 1 ग्राउंड्स। और ये भी है कि ऐसी इमरजेंसी यदि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है किसी सिंगल ग्राउंड्स पर, तो अनदर ग्राउंड्स पर उसके रहते हुए भी दूसरी इमरजेंसी को क्या किया जा सकेगा, यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करके अगेन उसे किया जा सकेगा। ये मैंने आपसे बताया। ओके। फिर मैंने आपसे कहा कि ये कैबिनेट जो है इन राइटिंग अपना कम्युनिकेशन देगा। कैसे देना है इसको, इन राइटिंग कम्युनिकेट करेंगे। और फिर उसके इंपैक्ट क्या है ऐसे नेशनल इमरजेंसी के, तो उसके इंपैक्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी जो नेशनल इमरजेंसी है उसका इंपैक्ट क्या मैंने बताया, आपका लेजिस्लेटिव इंपैक्ट जो है, फिर उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव इंपैक्ट जो है, और फिर आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल रिलेशन पर, और उसके बाद क्या है एफआर फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेजिस्लेटिव इंपैक्ट पे मैंने आपको क्या बताया कि 352 के अंतर्गत है, तो यहाँ पे थ्रू 250 जो है ये बता रहा है कि जो स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को आ जाता है, और इनका जो पावर होता है वो कॉन्करेंट पावर होता है। कैसा पावर होता है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन मिल जाता है स्टेट लिस्ट पर उनको। और फिर मैंने आपको बताया 83 के अंतर्गत वो लोकसभा को क्या कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है यहां पे इन पर क्या असर पड़ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो अब किस मैनर से काम करेगा, ये जो डायरेक्शन उनको दिया जाएगा किसके द्वारा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा। किसके द्वारा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और ये बात जो बताई गई है वो कहां बताई गई है, 353 में बताई गई है। क्लियर है। और फिर मैंने आपसे बताया कि यहां पे जो फाइनेंशियल इफेक्ट है और जो इंपैक्ट है वो कहां से लेकर के 268 से लेकर के 279 तक का जो इफेक्ट होगा, किस तरीके से ये लागू होगा, ये उस ऑर्डर में स्पेसिफाइड होगा, उसी तरीके से ये लागू होगा। और फिर मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करा, और फंडामेंटल राइट के बारे में दो बातें मैंने आपको बताया, 358 और 359। 358 किसके बारे में बात कर रहा है, 358 जो है आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर रहा है। कैसे सस्पेंड कर रहा है, ऑटोमेटिकली। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं इसको कि यही शब्द पूछा गया था, निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, या दोनों, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी थोड़ी सी बहुत फाइन चीजें आपसे पूछ ली जाती है। और फिर अदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट 20 एंड 21। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपका। तो ये इमरजेंसी एक बात मैंने आपको बताया, दैट इज व्हाट, दैट इज अ नेशनल इमरजेंसी। अगेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है जहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, 356 है आपका, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 360 है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि कोई डाउट है तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। थैंक यू।